लो पूछ लो फटाफट केमिकल में क्वेश्चन। बोलो एक्सरसाइज 1 to 10, 11 to 20। दोबारा बोल देता हूं मैं इसी के बाद। बोलो फर्स्ट एक्सरसाइज 1 to 10। हाँ, नो डाउट। 10 है किसी का? 11 से 20, नो डाउट। 20 से 30, बाकियों को भी देख लेने दे। 30 तक, 30 से 40, 36, 40, 46, 40, 39, 40 से 50, 45, 48, 50 से 60, जो रह गया बीच में बता देना। 50 से 60, 53, 60 से 70, 70 से लास्ट। सेकेंड एक्सरसाइज 6, 8, 9 भी। सेकेंड में कोई और? थर्ड में 1 to 10, थर्ड एक्सरसाइज सेकेंड। 10 तक, 20 तक, 30 तक, 24, 30 से 40, हाँ 37 लिख दिया। 40 से लास्ट। बस बस हो गया, हो गया। हाँ एक आध बीच में बता देना और। हाँ भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज 1 से 10, 10 नंबर। एक रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लिखना है आपको, जिसका एक फॉर्मूला होता है KF अपॉन KB, और रिएक्शन A से B दी है तो B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपॉन A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आपसे B की वैल्यू पूछी है, A उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 22, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? पहला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर, यही करेक्ट है, बस बाकी क्या देखना है। थर्ड ऑप्शन बताऊं? थर्ड ऑप्शन में लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक रिएक्शन दी है, इज सेम वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन और क्लोज वेसल। क्यों गलत? हम ओपन में तो आएगा ही नहीं, तो दोनों जगह के निकाल ही नहीं पाएंगे आप। 36 से पहले किसी का कुछ रह गया बीच में? नहीं। 36 क्लास में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था एक, A प्लस बी बराबर C प्लस डी। शुरू में 3n n 0 0, बाद में बनेगा 3n माइनस एक्स n माइनस एक्स x और x। इक्विलिब्रियम पे C और B बराबर हैं, यहां से x आ जाएगा n/2, उसी x को D में रख देना है। थर्टी सिक्स से तो बताए, नहीं नहीं ये तो 38 हो गया। 36, A3 बराबर 3 है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A3 इज A। बोलिए अगली इक्वेशन क्या लिखें? A माइनस एक्स, इधर 3x टोटल, A प्लस 2x। अल्फा क्या लिखेंगे? x बाय A,
एक्स की वैल्यू आएगी ए एल्फा, यहां रख देंगे। थर्टी नाइन एक अच्छा क्वेश्चन है, वैसे सिंपल ही है। इसमें स्टार्टिंग स्टेप में ही मेन कंसेप्ट है, उसके आगे वाला काम सब अपने आप हो जाएगा। कंसंट्रेशन के फॉर्म में इक्वेशन बना रहा हूं मैं, और एट टाइम 0 पे मैं लिख रहा हूं 1 मोल डिवाइडेड बाय 3 और 2 मोल डिवाइडेड बाय 3। ये 3 क्यों लिखा गया, इसी को आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक 1 लीटर और एक 2 लीटर का कंटेनर है, और एक में 1 मोल X2 और दूसरे में 2 मोल Y2 है, तो हमारे दिमाग में कंसंट्रेशन 1/1 आती और 2/2 आती। लेकिन आपको अगर ये रिएक्शन करानी है तो X2Y2 का आमना सामना तो कराना पड़ेगा ना। अगर ये अपने कंटेनर में अलग अलग बैठे रहेंगे तो कंसंट्रेशन 1/1 2/2 सही होती। रिएक्शन कराने के लिए आपको ये पार्टीशन हटाना पड़ेगा, और पार्टीशन हटाते ही वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे। तो 1 में भी 3 का ही डिवाइड होगा, 2 में भी 3 का ही डिवाइड होगा। अब अगली इक्वेशन कैसी बनेगी x के टर्म में, 1/3 माइनस एक्स, 2/3 माइनस एक्स, इधर 2x। ये 2x की वैल्यू ही दे रखी है आपको बाद में 0.6। यहां से x निकाल के इन दोनों में पुट कर दीजिए। ऐड होंगे का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपने कंटेनर दोनों ज्वाइंट है आपस में और बीच का पार्टीशन हटा है तो ऐड हो जाएंगे। अगर गैसेज हैं तो उन्हें किसी तीसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते तो उस तीसरे कंटेनर का साइज तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं यहां से गैस एक नए कंटेनर में भेजी, यहां से भी एक नए कंटेनर में भेजी, तो उस तीसरे कंटेनर का वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 50 कुछ भी आ सकता है। 40 दो टाइम की इक्वेशन बनाते ही आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डाउट है तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है टेस्ट में। CO प्लस H2O, CO प्लस H2, केवल दो टाइम की इक्वेशन लिखनी है। इनिशियली 1 मोल CO के खाने में 1, H2O के खाने में 1, CO2 है इधर, और CO2 के खाने में 1। 3 लोगों के खाने में 1 बोला तो चौथे के लिए नहीं बोला, मतलब 0। बोलिए x वाली इक्वेशन, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और x। आंसर आ चुका है। आपके इस x की वैल्यू कैसी पॉसिबल है, एक में से कुछ खर्च कर रहे हो तो एक से छोटा ही x आएगा ना। तो अगर x की वैल्यू एक से कम होगी तो कौन कौन एक से छोटे हैं और कौन एक से बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं। इनमें 1 में से कुछ कुछ माइनस हुआ, ये एक से छोटे हैं, ये x खुद एक से छोटा है, ये वाला एक से बड़ा आएगा। CO2 ग्रेटर 1, बाकी सब लेस देन 1 रहेंगे। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं करना। (45) mole fraction of PCl3 at equilibrium is 0.25. total pressure is 2 atm. पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन। P टोटल दिया है 2, मोल फ्रैक्शन दिया 0.25, मल्टीप्लाई करके 0.5 ATM पार्शियल प्रेशर आ गया। यही आपका आंसर है। ऐसे कैसे सर, ये तो मोल फ्रैक्शन PCl3 का दिया है, पार्शियल प्रेशर तो Cl2 का पूछा है। सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो PCl3 के खाने में और Cl2 के खाने में सेम ही डेटा आना है। अगर दोनों के खाने में सेम चीज लिखी है तो दोनों के पार्शियल प्रेशर बराबर ही आएंगे। जो PCl3 का है वही आंसर Cl2 का भी है। और PCl5 का पूछ लूं अब तो, PCl5 का पूछ लूं तो तीन टोटल चीजें हैं रिएक्शन में, PCl5, PCl3 और Cl2।
PCl3 का आया 0.5, इन दोनों के बराबर हैं, तो Cl2 का भी आया 0.5, तीनों का टोटल ही तो 2 ATM है, तो टोटल में से बाकी दोनों के पार्शियल प्रेशर माइनस कर दोगे तो तीसरे का आ जाएगा। 48 ऑल लिक्विड वाले में क्या स्पेशल बात बताई थी? सारे लिक्विड होने पे उन्हें सॉल्यूशन मान के केसी निकाल सकते हैं। तो आपको दिए हुए सारे लिक्विड, केसी दिया है 4, शुरू में 4 मोल ईच थे, 4 4 0 0, अगली लाइन में 4 माइनस एक्स आता 2 जगह और एक्स एक्स आता 2 जगह, नहीं निकाल पा रहे इसे? परफेक्ट स्क्वायर है ये, स्क्वायर रूट लेते ही एक्स आ जाएगा, 2 बराबर एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, एक्स निकालें, उसे 4 माइनस एक्स में पुट कर दें। (53) क्लास में हो गया। COCl2 वाला क्वेश्चन मिलेगा क्लास में, 500 टॉर 800 टॉर इस तरीके वाला, वैसा ही है ये, प्रेशर के फॉर्म में डायरेक्टली हो जाएगा, क्लास नोट्स देख लें। 54 थ्योरी क्वेश्चन, सिस टू पेंटीन ट्रांस टू पेंटीन इफ एक्सेस ऑफ ट्रांस इज एडेड, किधर लिखा है ट्रांस रिएक्शन में? प्रोडक्ट साइड पे ट्रांस ऐड कराएगा तो बैकवर्ड जाएंगे, वही आंसर है। 61 N2O4 2NO2, N2O4 2NO2, बोला गया क्या इफेक्ट आएगा अगर कंप्रेस कर रहे हैं? कंप्रेस वर्ड का मतलब वॉल्यूम कम या प्रेशर ज्यादा, ज्यादा प्रेशर से कम मोल की तरफ जाना है, कम मोल यानी बैकवर्ड। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6, कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्विंग तो बहुत आसान सी है। गैसेस का एक बॉयज लॉ होता है, P इनवर्स टू V या P1 V1 बराबर P2 V2, ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन में लगाना है। P1 V1 P2 V2, ये CO2 गैस पे लगना है। जो रिएक्शन आपको दी है उसमें स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3 सॉलिड दिया है, प्रोडक्ट का SrO वो भी सॉलिड है, CO2 गैस है। P1 V1 P2 V2, पहले कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं। शुरू में आपके पास 20 लीटर कंटेनर है, V1 में पुट हो गया, उसमें CO2 0.4 ATM पे है, P1 में पुट हो गया। लास्ट में आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी, वापस V निकालना है, तो P2 पुट करना बचेगा। अब आपकी रिएक्शन दी आई SrCO3 सॉलिड, SrO सॉलिड, CO2 गैस। अगर मैंने आपसे पूछा आप इसका Kp क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सॉलिड लिखेंगे नहीं, CO2 के प्रेशर को ही Kp बोला जाएगा। और आप देखें तो रिएक्शन का Kp गिवन के दाम पे 1.6 दिया है, यही 1.6 आपको P2 में पुट कर देना है, V2 सॉल्व हो जाएगा। ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात, P1 V1 P2 V2 में V2 ढूंढना है, बाकी सब पुट हो गया। अब लॉजिक जो है क्वेश्चन का वो ये है कि अगर ये कंटेनर कुछ इस तरीके का है जिसमें ऊपर लिड या ढक्कन की जगह पिस्टन वाला सिस्टम है, तो आपके लिए इस जगह पे वो रिएक्शन चल रही है। P1 V1 वर्ड का मतलब क्या हुआ? शुरू का प्रेशर, शुरू का वॉल्यूम, इनिशियल वाले के P1 V1 बोल रहे हैं। P2 V2 का मतलब क्या हुआ? बाद का प्रेशर वॉल्यूम यानी फाइनल। अब आपकी किसी भी रिएक्शन के लिए जो रिवर्सिबल हो रही है उसके लिए फाइनल वर्ड का मतलब क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन तो लास्ट में जाके खत्म होनी है, तो फाइनल के नाम पे सिर्फ प्रोडक्ट्स बचते। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने बोला है दे नेवर गेट कंप्लीटेड, तो उनके लिए फाइनल वर्ड का मतलब क्या हुआ? जहां जाके वो कांस्टेंट हो जाने वाले, यानी एट इक्विलिब्रियम। मैंने आपसे पूछा अगर रिएक्शन के होने की वजह से ये पिस्टन ऊपर नीचे जाता दिखे तो आप कब समझ जाओगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है?
जब पिस्टन हिलना डुलना बंद कर देगा, जहां जाके वो रुक गया, वो फाइनल पोजीशन ही इक्विलिब्रियम वाली रही होगी। तो इस पिस्टन के लिए फाइनल पोजीशन वर्ड का मतलब एट इक्विलिब्रियम ही है। इसीलिए आपने P2 वाले डेटा में कौन सा डेटा पुट किया है? P2 वाले डेटा में कौन सा डेटा पुट किया है? इक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि CO2 का फाइनल प्रेशर Kp के बराबर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर कभी भी रिएक्शन लिखी हुई नहीं आए तो आपको हमेशा मिनिमम इंटीजर वाली रिएक्शन लिखनी है। H2 एंड I2 से 2HI बना, निकाल दो बस, फिर क्या है। 80% ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू HI। जैसे A0/80 वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में इनिशियल नहीं दिया हो तो 100 मान लेते हैं। 1 मानेंगे तो 1 में से अल्फा 0.8 मान के खर्च कर दीजिए। 110 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2x और अल्फा x/1 इज 0.8। परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 10 भी बता देंगे बेटा। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर डाल्टन्स लॉ? विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर डाल्टन्स लॉ? तीसरा नंबर फॉर्मूला P बराबर P0 इंटू एक्स, ये डाल्टन्स लॉ है क्या? P बराबर P0 इंटू एक्स, कौन सा है ये तो राउल्ट्स लॉ है। बाकी वाले सब डाल्टन्स लॉ के अलग अलग फॉर्म है। तीसरा नंबर जो नॉट करेक्ट है वो राउल्ट्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ नहीं है। 10 नंबर केवल सॉल्विंग करनी है। Kc एक रिएक्शन का दिया है 3 इंटू 10 पावर माइनस 59, प्रोडक्ट है 2O3, O3 स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे है O2 क्यूब, O2 की वैल्यू दे रखी है 0.04, 0.04 के क्यूब का मतलब है 64 10 की पावर माइनस 6। ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, O3 स्क्वायर 192 10 की पावर माइनस 65। स्क्वायर रूट से आपको अंदाजा ऑलरेडी लगना चालू हो चुका है 10 की किस पावर में आंसर आना चाहिए। परफेक्ट आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हर ऑप्शन में 10 की पावर अलग अलग दी है। आप -65 पावर पे बैठे हैं, स्क्वायर रूट का मतलब पावर आधी होनी है, 65 का आधा, 32-33 ऑर्डर में आओगे आप, वही है आपका आंसर, -32 पावर वाला फोर्थ। थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, second number question, pure ammonia is placed in a vessel at a temperature where dissociation constant is appreciable at equilibrium। कौन बदलेगा कौन नहीं बताना है। Kp does not change significantly with pressure। दूसरा, alpha does not change with pressure। तीसरा, concentration of ammonia does not change with pressure। और concentration of H2 is less than that of N2। क्या बताना है अपने को? इक्विलिब्रियम पे कौन सी बात सही है? कौन सी सही है? कौन सी सही है? पहला नंबर, Kp Kc टेम्परेचर के अलावा कभी भी चेंज नहीं होंगे। दूसरा क्यों सही है? दूसरा क्यों सही नहीं है? सॉरी, डेल्टा Ng 0 नहीं है इस रिएक्शन का। अल्फा का P की पावर V की पावर कोई डायरेक्टली इनवर्सली लिखा है आपने, तो अल्फा P पे डिपेंड करेगा। डज नॉट चेंज, बात गलत हो गई। अमोनिया की कंसंट्रेशन प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अमोनिया इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये भी गलत हो गई। फोर्थ, H2 की कंसंट्रेशन इज लेस देन दैट ऑफ N2। क्वेश्चन में बोला गया था प्योर अमोनिया लेके चले हैं, क्या रिएक्शन हो रही होगी? 2 अमोनिया से टूट के N2 प्लस 3H2 लिखा गया होगा। N2 शुरू में 0, H2 शुरू में 0, बाद में अगर N2X बनेगा तो 3H2 की वजह से H2 3X बनेगा, तो H2 कम नहीं बल्कि ज्यादा बन रहा है।
24 थ्योरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं। एक रिएक्शन दी है ए बी सी डी के सी में, ऊपर 2 बार 1.5, नीचे 2 बार 1.5 आएगा, क्योंकि आपको एट इक्विलिब्रियम बोल के डेटा दिए हैं, इनिशियल बोल के नहीं। ऑलरेडी आपको एबीसीडी की 1.5 मोलर इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज दिए हैं, तो क्या आ गया सब कुछ कट पिट के 1, ऊपर 2 बार 1.5 है, नीचे भी 2 बार 1.5 है। अब क्वेश्चन की भाषा है, अगर सी एक्सपेल करें, एक्सपेल यानी रिमूव करें, तो के क्या हो जाएगा? आपको बोलना है वही का वही रहेगा। सी बी ए बी सी डी कम ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करा सकते हैं, केपी केसी की नंबर नहीं, केसी जो एक बार आ गया वही रहेगा। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के क्वेश्चन रिलेटिवली कम होते हैं, ये उन्हीं में से एक है। आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है, रिएक्शन खुद से लिखनी है। CO2 गैस कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड से रिएक्शन होकर ट्वाइस CO बनाएगा, ये बैलेंस रिएक्शन आपको खुद लिखनी है। T बराबर 0 पर CO2 0.5 ATM पे चालू हुई, सॉलिड में कुछ नहीं लिखना, CO तब शुरू में 0 रहा होगा। इक्विलिब्रियम पर 0.5 माइनस एक्स, अगेन सॉलिड में कुछ नहीं लिखना, इधर रेशो के हिसाब से 2x। बाद का टोटल प्रेशर 0.8 दिया है, इन दोनों खानों को ऐड कर दें और 0.8 के बराबर रख दें। यहां से x आएगा 0.3, उसको दोनों खानों में वापस रख दीजिए और केपी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो केपी के नाम पर ऊपर CO का प्रेशर 2x में 0.3 रखने पे आएगा 0.6, स्क्वायर पावर भी आएगी। नीचे CO2 का प्रेशर पावर 1, x यहां रखेंगे तो 0.2, ये केपी आ गया। एक रह गया बीच में, क्वेश्चन नंबर 30, 2HBr H2 plus Br2 which relation is true? बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन हो गया ये तो। डेल्टा NG 0 है तो केपी और केसी बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 37, PCl5 वाली रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट PCl5 की शुरू की मोलैरिटी ढूंढनी है, उसको मैंने सिंबल में कुछ मान लिया, A00 A माइनस एक्स, एक्स और एक्स, ऐसी इक्वेशन बनेगी। और 0.1 मोल्स Cl2 के आपको दिए हैं, यानी कि x 0.1 दिया है, यही x यहां भी पुट हो जाएगा, यही x यहां भी पुट हो जाएगा। आपको Kc दिया है और ये A सॉल्व करके लाना है। 0.1 नीचे A माइनस 0.1, ये Kc की वैल्यू 0.04 दे रखी है, इनिशियल वाला A निकालना है। थर्टी 38 क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी है उसका डिजाइन PCl5 वाली रिएक्शन के सिमिलर है, जिसका केपी आपको रटने को बोला गया था, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। केपी 4 और पी 5 दिया है, केपी में 4 और पी में 5 रख के अल्फा निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। 9 अल्फा स्क्वायर बराबर 4, अल्फा स्क्वायर 4/9, अल्फा बराबर 2/3। कोई क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं सॉल्व करनी है, सीधे सीधे आराम से सॉल्व हो रहा है। फोर अल्फा स्क्वायर पी वाला कौन सा होता है? N2O4 2NO2 वाला, इस वाले में 4 नहीं आता है। अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये वाला है। और किसी का कुछ बीच में?
एक है क्वेश्चन नंबर 48, सैंपल ऑफ प्योर PCl5 आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड। PCl5 की वैल्यू दे रखी है, Kc की वैल्यू दे रखी है, PCl3 और Cl2 की पूछी है, दोनों की बराबर ही आनी है। x और x करके मान लें, x स्क्वायर ही अननोन बचेगा, स्क्वायर रूट लेके x आराम से सॉल्व हो जाएगा। बोलो 1 में क्या था? 1 का 46। टू NO बराबर N2 प्लस O2। पहली एक्सरसाइज 46। 4 मोल 0 0 4 माइनस 2x x और x। अल्फा दिया है 0.1, 2x बाय 4 के बराबर। 2x की वैल्यू 0.4 आ गई, यहां 3.6, यहां 0.2, यहां 0.2। KP KC बराबर होंगे, जिनमें ऊपर 2 बार 0.2 और नीचे 2 बार 3.6। ये 1/18 होल स्क्वायर आ जाएगा। हो गया अब बस। तीन दिन ताकत लगा लो भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी इस बार टेस्ट में, नहीं तो। बहुत कैलकुलेशन है पेपर में, तो तुमने यही वाले इतने डाउट पूछ लिए। आर्रीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ओपनिंग आर्टिकल थ्योरी पॉइंट्स वाला लिखा था। ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, पहला ऐसा फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और इसी अप्रोच से आप एसिड का K या बेस का KB वो सॉल्व करेंगे। दो यूजेस हैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के। आपने आर्रीनियस थ्योरी के आखिरी पॉइंट में लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक, उसी से ये डिसाइड होता है कि उसमें इक्विलिब्रियम आना है या नहीं। एनीथिंग विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा टेंड्स टू 1 की वजह से वो कंप्लीट जाने की टेंडेंसी रखता है, वहां नो इक्विलिब्रियम वाली टेंडेंसी रहेगी। तो आपको HCl, HNO3, NOH की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के चैप्टर में कोई K, KB लिखे हुए नहीं मिलेंगे, वो पूरा खत्म हो गए, उनका कोई इक्विलिब्रियम नहीं आया, उनके कोई K, KB नहीं निकाले गए हैं। एनीथिंग विच इज वीक इन नेचर, उसके बारे में हमने लिखा इनकम्प्लीट टूटेगा, रिवर्सिबली टूटेगा, तो उसका कुछ हिस्सा अनडिसोशिएटेड बचेगा भी, कुछ आयंस में टूटेगा भी, उनके बीच जो आपस में इक्विलिब्रियम आ रहा है उसी को आयनिक इक्विलिब्रियम बोला गया है। इसका मतलब है अगर मैं किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्व करना चाहता हूं तो इक्विलिब्रियम आना तो जरूरी है ना, और वो इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही आएगा। कैसे सॉल्व किया जाता है उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वो पहली बार ओस्वाल्ड लॉ में ही दिखाया गया है। यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो K यूज में आएंगे उनके अलग अलग नाम रखोगे आप, जैसे Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ये नाम है, Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ये नाम है, लेकिन ये सारे के केमिकल इक्विलिब्रियम के Kc वाले डिजाइन ही है। ऑल ऑफ देम आर सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस उसका नाम जगह जगह पे अलग चल रहा है। ठीक है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पहला काम होगा आपको वो K सॉल्व करना सिखाया जाएगा, उसका नाम कुछ भी रखें लेकिन वो K सॉल्व कैसे होना है वो यहां दिखाते हैं। दूसरा वर्ड आ रहा है यहाँ पे डाइल्यूशन। हमने अल्फा नाम से एक पैरामीटर यहां भी डिफाइन किया कि कितना पार्ट आयंस में टूट रहा है डिवाइड बाय इनिशियल, इस रेशियो को अल्फा हम बोल रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, आगे एक हेडिंग आएगा कि अल्फा किन किन बातों पे डिपेंड करता है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज डाइल्यूशन। आप किसी चीज का अल्फा चेंज कर सकते हैं बाय डाइल्यूशन। ये वांट ऑफ फैक्टर के समय पे भी बताई गई थी बात कि अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम होता है, अल्फा बढ़ता है, और अल्फा बढ़ने से आई वांट ऑफ फैक्टर भी बढ़ा था। वही वाली बात यहां अब मैथमेटिकली प्रूव इस लॉ में होगी।
लिखिए, हेडिंग है ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। आगे दोबारा पूरा ना लिख के ओडीएल करके लिखेंगे। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ या ओडीएल। This law is used to determine ओ भैया, ओए रिमोट ला दे इसमें। This law is used to determine dissociation or ionization constant. Dissociation or ionization constant. This law is used to determine dissociation or ionization constant of various weak electrolytes. This law is used to determine dissociation or ionization constant of various weak electrolytes. It also explains, ठंडा कर दे बढ़िया। It also explains, उनका करो पहले, दीदी का। कर दे ठंडा, तू कर दे यार, इनकी मत सुन। सही तो सब है ही, सही कोई और सही करने आया है वो। उसको ट्रेनिंग दी गई है कि उधर सामने से जो चिल्लम चाट हो रही है उसको सुनना ही नहीं है कुछ। क्या हो गया? पंखे के लिए कुछ बोला था ना, कुछ बोला था पंखे के बारे में। ठीक है, तो फिर क्या, बंद करने गई थी? बंदी तो है। It also explains effect of dilution on alpha. It also explains effect of dilution on alpha. It also explains effect of dilution on alpha. देखिए, हमने एक ए बी नाम का वीक कंपाउंड लिया और ए बी को ए प्लस बी माइनस में टूटते हुए दिखाया गया है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं यहां रिवर्सिबल साइन से तोड़ के दिखा रहा हूं। इफ इट वुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग तो सिंगल एरो बना के लिख रहे होते। T इक्वल टू 0 की इक्वेशन बनाने में स्ट्रॉन्ग वीक में कोई अंतर नहीं है। जितने जिसके मोल या कंसंट्रेशन होती लिखते हैं, इनिशियली उधर 0 ही लिख रहे होते। लेकिन अगला टाइम स्ट्रॉन्ग के केस में इक्विलिब्रियम नहीं बोल के एंड आएगा, वो सीधे 0 कर देना है, सब कुछ आयन में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन वीक के केस में वही नॉर्मल एक्स वाली इक्वेशन बनेगी। सपोज मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अब मैं यहां मोल वाली प्रेफर नहीं करता हूं इक्वेशन, कंसंट्रेशन वाली करता हूं। कारण ये है कि पिछले चैप्टर में केपी केसी दोनों में मोल काम में आते थे। यहाँ पे प्रेशर का कोई काम नहीं है, सब कुछ एक्वस मीडियम में चल रहा है, तो आपको केवल मोलैरिटी फॉर्म वाला केसी निकालना है। इसलिए कंसंट्रेशन फॉर्म में डायरेक्टली इक्वेशन बनती है, मोल्स अपॉन वी करने का जरूरत या नहीं। तो मैंने एक सिंबल सी कंसंट्रेशन के लिए इनिशियली माना। ऑफ कोर्स उधर वाले तब नहीं रहे होंगे, 0 0 एक्स के टर्म में बोल दो अगली, सी माइनस एक्स एक्स एक्स, एल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी, एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा, रख दो सब जगह। ये हो गया सी माइनस सी अल्फा, या सी कॉमन लेके सी 1 माइनस अल्फा, ये सी अल्फा सी अल्फा। अल्फा वाली डायरेक्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप तो पुराने तरीके से एक्स वाली बनाओ, रफ में साइड में लिख दीजिए अल्फा क्या है, और वो एक्स अल्फा के टर्म में वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमने एक्स के टर्म में बनाई तो 1:1:1 रेशियो में इधर भी एक्स कम हुआ, इधर एक्स और एक्स बन गए। और अब अल्फा डिफाइन किया, आयनाइज्ड बाय इनिशियल या डिसोशिएटेड बाय इनिशियल, एक्स खर्चा किए सी में से, एक्स बाय सी, ऐसा अल्फा लिखते। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स की जो वैल्यू अल्फा के टर्म में आई सब खानों में रख दी। ठीक है,
अब अगर ये वाली कंसंट्रेशन कहां पे लिखी हुई है, अब इक्विलिब्रियम पर, तो आपका काम कुछ भी नहीं है। अब केसी लिखा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ये केसी खत्म हो जाएगा। बस उसका नाम या केसी नहीं, के डी या के आई है, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो इसी रिएक्शन के केसी वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। दोनों में से कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं, कोई सा भी नाम यूज में आ सकता है, के डी और के आई या डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन ऐसा लिखने में आता, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के हिसाब से ए प्लस इंटू बी माइनस कंसंट्रेशन अपॉन ए बी का कंसंट्रेशन। इसमें ये सारे पुट करते जाओगे आप, ऊपर 2 जगह सी अल्फा, नीचे 1 जगह सी वन माइनस अल्फा, एक एक सी का टर्म कट जाएगा। ये है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला, के डिसोसिएशन इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। कल के लिए क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम तैयार करें फिर तुमने? कल टीचर्स डे है भैया, कल करना पड़ेगा, ऐसे क्या? या तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करके दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कैश दे देना, वो भी चलेगा। एनवेलप में कैश भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ब्लड भी तो डोनेट करना है कल तुम्हें। करना है, एक आध गिलास खून से कुछ नहीं होता, सब कर देना, कर देना, काम आएगा तुम लोगों के। बहुत जरूरत पड़ रही है इस समय, शॉर्टेज चल रही है ब्लड की शहर में, किसी की मदद करो। और क्या क्या है, तुमने तो पढ़ ही रखा है, कितने 36 घंटे में दोबारा बन जाता है, कितने दिन में? 120 घंटे में, 120 दिन में बनता है। क्या कौन सी बायो पढ़ रही है? देखो भाई, पहला फॉर्मूला बन गया, के डिसोसिएशन बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दूसरा, अभी इसमें अल्फा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक टाइप बनी हुई दिख रही है। जैसे पिछले चैप्टर में बोलते थे, कई बार क्वेश्चंस में पावर ऊपर नीचे सेम है तो फटाफट स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेके एक्स या अल्फा सॉल्व हो जाता था। तभी पावर ऊपर नीचे अलग अलग है तो नीचे नेग्लेक्टिंग के पर्पज से स्मॉल मान लो, ऐसा बोलते थे। तो यहाँ पे भी अल्फा कई जगह स्मॉल मान के नीचे नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला और इजी हो जाता। तो अगर हम अल्फा को 1 की तुलना में नेग्लेक्ट कर पाए, यानी नीचे 1 माइनस अल्फा को 1 लिख पाए, तो फॉर्मूला केवल सी अल्फा स्क्वायर रह जाएगा। ये है 2 नंबर। और इसी को रीअरेंज करके अल्फा इक्वल टू क्या बोलूं? अल्फा इज इक्वल टू रूट के डी अपॉन सी। ये है तीसरा नंबर। इसी से हम वो दूसरा पर्पस जो है ओस्वाल्ड लॉ का, वो एक्सप्लेन करेंगे। हमने लिखा था या तो इस फॉर्मूले का काम है के निकलवाना, निकाल लिया के, और लिखा था इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन अल्फा। अब यहां से आप वो इफेक्ट दिखा सकते हैं। इसी सी को क्या लिखेंगे? मोल बाय वॉल्यूम। अगर डाइल्यूशन में वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, जिससे अल्फा पे फर्क पड़ेगा। तो अल्फा चेंजेस ऑन डाइल्यूशन वो इस फॉर्मूले से प्रूव हो पाएगा।
पहला सबसे आसान क्वेश्चन, थ्योरी में 4 नाम लिखा दिए जाएं, पूछा जाए ओसवाल्ड लॉ इनमें से किस पे लगेगा, इनमें से किस पे नहीं लगेगा, तो केवल वीक पे लगाना है। चार नाम अगर आपको दिए हैं, उनमें वीक स्ट्रांग के हिसाब से कोई एक ऑड मैन आउट ऑप्शन आप छांट लेंगे। अगर 3 वीक है, एक स्ट्रांग, तो पूछा होगा इनमें से किस पे नहीं लगेगा, स्ट्रांग वाले भी टिक कर दें। 3 स्ट्रांग लिखे हो, एक वीक, इनमें से किस पे लगेगा, वीक वाले को टिक कर दें। ओनली वीक पे लगेगा, स्ट्रांग पे नहीं। इसको अगर एसर्शन रीजन फॉर्म में पूछ लिया, तो एसर्शन में अगर लिखा है Ostwald dilution law is not valid on strong electrolytes, तो ये सही होता, स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगता, इज नॉट वैलिड ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो रीजन में हमें क्या बोलना है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाए। अगर आप यहां पे आए और बोले साहब ये फॉर्मूले में नीचे अल्फा 1 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए मना कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा 1 है, वहां तक तो पहुंचने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही स्ट्रॉन्ग में जब सिंगल एरो बन जाएगा तो इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, तो कोई के डिफाइन ही नहीं है। लेकिन रीजन कुछ ऐसा ही देंगे आप कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स शो कंप्लीट आयनाइजेशन। यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन की वजह से ही वहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं फॉर्म होना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है कि ओसवाल्ड लॉ 4 कंपाउंड में से किस एक पे नहीं लगेगा या किस एक पे अप्लाई होगा। ओनली वैलिड ऑन वीक, नॉट ऑन स्ट्रॉन्ग। रीजनिंग न्यूमेरिकली यहां से भी दिखा सकते हैं कि अल्फा 1 पे फॉर्मूला गड़बड़ हो रहा है, और शुरू से भी बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल अगर रिएक्शन होगी कंप्लीट के नाम पे तो इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हुआ होगा। दूसरा पॉइंट हमारे 1 नंबर से 2 नंबर पे जाने वाले अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। अगर 1 नंबर फॉर्मूला भी के डिसोसिएशन का है और 2 नंबर फॉर्मूला भी के डिसोसिएशन का है, तो इजी तो हमेशा 2 नंबर ही पड़ेगा। लेकिन आपको 1 लगाना है या 2, ये ऑन द स्पॉट ही डिसाइड होगा। अल्फा को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट करने की एक फिक्स लिमिट है, उतने तक का अल्फा ही छोटा मान के आपको नेग्लेक्ट करना है। तो 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1 is only valid if alpha less than equal to 5%। अगर डेसिमल में दूं तो 0.05 लास्ट वैल्यू है अल्फा की, जहां तक उसे छोटा मान के आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में अप टू 5 इंक्लूडेड है। आधा %, 1%, 2%, 4%, 5%, ऐसा तक बोलने पे नीचे नहीं पुट होगा, सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर में पुट कर दें। अगर बोला ए बी इज 20% आयनाइज, तो 20% वाला 0.2 ऊपर 0.2 स्क्वायर में भी पुट होगा, 1 माइनस 0.2 करके नीचे भी पुट होगा। अगर हमने इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल अप्रोच से सोचा कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते होंगे, तो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें, 3 में से 2 देके थर्ड वाला पूछते। तो एक पॉसिबल क्वेश्चन हुआ सी अल्फा दे दो, फाइंड के और अल्फा दे दो, फाइंड सी, और के और सी दे दो, फाइंड अल्फा। तो 3 क्वेश्चन में से अगर मैं इन दोनों में से कुछ भी सॉल्व करना चाहता हूं,
आइदर के डिसोसिएशन इज अननोन या सी इज अननोन, तो दोनों केसेस में अल्फा दिया आया होगा। तो अल्फा दिया आया होगा तो आप ये चेक कर पाओगे कि नेग्लेक्ट करना है या नहीं। तो टू सॉल्व के डी या सी, यूज 1 नंबर और 2 नंबर डिपेंडिंग अपॉन गिवन अल्फा। भाई सी इस वाले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कि इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो इससे निकालना है या इससे, आपको अल्फा देख के डिसाइड करना है। और अल्फा इन दोनों केसेस में दिया आएगा, क्योंकि अगर ये चीज अननोन है तो बाकी दिए हुए आ रहे होंगे। के है अननोन तो सी अल्फा दिया आया होगा, सी अननोन है तो के और अल्फा दिया आया होगा। तो अल्फा दिख रहा है सामने सामने तो नेग्लेक्ट होना था नहीं होना था, अपने आप डिसाइड हो जाता। लेकिन एक तीसरी वैरायटी क्वेश्चन में ये भी है, टू सॉल्व अल्फा, तीसरी वैरायटी में अल्फा खुद ही अननोन है, वही निकालना है। तो सॉल्व करने से पहले थोड़ी ना पता है कि 5% आना है कि 50% आना है। सॉल्व अल्फा खुद ही होना है, तो सॉल्व करने से पहले थोड़ी ना पता लग जाएगा कि 5% आना है, 2% आना है कि 50% आना है। तो आपके दिमाग में लगता है फिर तो एक्यूरेट वाला ही लगाते हैं, नहीं कभी नहीं लगाना, क्योंकि एक्यूरेट निकालने में अल्फा निकाल ही नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि अल्फा में ही क्वाड्रेटिक बनी हुई है वहां। आपको ऑलवेज अल्फा अप्रॉक्स वाला ही निकालना है। हमेशा कौन सा यूज होगा? 3 नंबर वाला, जो 2 से ही बना है ऑफ कोर्स। एक नंबर में अल्फा में क्वाड्रेटिक है, उसमें मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ऑप्शंस में अल्फा ठीक ठाक गैप पे ही दिए होंगे, बहुत क्लोज के नहीं दिए होंगे, तो अप्रॉक्स अल्फा निकालने पे भी आप करेक्ट आंसर हमेशा टिक कर पाते हैं। सेकेंड पर्पस जो था अल्फा का डिपेंडेंस डाइल्यूशन पे दिखाना, वो न्यूमेरिकली आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है उसमें कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके अगर लिखी जाएगी, मोल्स अपॉन में रह गए और अपॉन वॉल्यूम टर्म मैंने ऊपर लिख दिया, तो डायरेक्टली इनवर्सली में बोलने में आएगा अल्फा इज इनवर्सली टू रूट ऑफ सी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। वॉल्यूम में पूछूंगा तो रूट वी ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। अगर ऑप्शंस में स्क्वायर रूट ऑफ के डायरेक्टली लिखा है बट स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली नहीं लिखा है, डाइल्यूशन की स्क्वायर रूट के, तो अपने को ऐसा लगता है कि साहब डाइल्यूशन तो करने वाले प्रोसेस का नाम है ना, डाइल्यूशन कोई नंबर थोड़ी ना है जिसकी रूट ले लें। लेकिन अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि इस सॉल्यूशन को 10 गुना डाइल्यूट कर दिया, तो वो लैंग्वेज का मतलब यही है कि आप v को 10v करना चाह रहे थे। तो जितने टाइम्स मैं डाइल्यूटेड बोलता हूं वो v को ही अफेक्ट कर रहा होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ v की जगह वहां डाइल्यूशन वर्ड भी लिखा आ जाए तो चलेगा आपको। और इससे ये तो न्यूमेरिकल वाली बात हो गई, इंक्रीजेस डिक्रीजेस का ऑप्शन है तो भी आसानी है। अगर मैंने बोला ऑन डाइल्यूशन तो क्या क्या कम ज्यादा होना है? ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ना है, कंसंट्रेशन कम होनी है और अल्फा बढ़ना है। Alpha of a weak electrolyte will always increase on dilution.
एक पॉइंट जो मोस्टली काम में आएगा नहीं, लेकिन अगर वो पॉइंट काम में आया तो आपको जो भी रटा हुआ है वो सब वेस्ट चला जाएगा। यहां पे ये बोला गया है कि जितने भी आपने फॉर्मूले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में डिराइव करे, वो मैथ्स ये हुई थी कि ए बी को ए प्लस बी माइनस में तोड़ा था, तब आगे सॉल्विंग करी थी। तो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में जो कंपाउंड लिखा आएगा, पहले आपको उसको ऊपर ए बी रख के चेक करना है कि वो ए बी जैसा है भी या नहीं। अगर वो ए बी जैसा है, जो कि वो मोस्टली होगा, तो उसको नाम से ए बी टाइप भी बोलते हैं। यूनिवैलेंट, इन वर्ड्स का मतलब भी यही है कि पहला यूनि मतलब कैटायन 1 निकला था, दूसरा यूनि मींस एनायन 1 निकला था। एक एक कैटायन एनायन देने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को यूनिवैलेंट या ए बी टाइप बोलते हैं। और मैंने लिखा अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो A2B, A2B3, A2B कुछ भी और है जो ए बी टाइप नहीं है, तो आपका 1 2 3 सब बेकार है। आपको उसका नए क्वेश्चन की तरह से फिर से डिराइव करना पड़ता। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई केपी केसी का एक जनरल फॉर्मूला थोड़ी ना कि सारी रिएक्शन का केसी यही होता है। हर रिएक्शन का केपी केसी आप ऑन द स्पॉट निकालते हो। N2 3H2 अमोनिया वाला है तो उसमें N2 पे 1 पावर आनी है, H2 पे क्यूब आना है, अमोनिया पे स्क्वायर आना है। किसी और रिएक्शन PCl5 वाले में सब पे 1 पावर आनी है। तो सारे अलग अलग रिएक्शन के केपी केसी का डिजाइन अलग दिखता है। वैसे यहां भी कह रहे हैं आपके रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री अगर ए बी टाइप से मैच करेगी तो ये सब रटा हुआ काम में आएगा, और मोस्टली करेगी, क्योंकि आयनिक ऑलरेडी बहुत टफ चैप्टर है, उसमें ऑलरेडी बहुत वैरायटी है। ये वाला पंगा नॉर्मली कराया नहीं जाता। लेकिन आपको मन में तसल्ली करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी कंपाउंड दिया है उसको पहले एक बार मन में देख लेना है तोड़ के, कि अगर वो एक कैटायन एक एनायन वाला है तो मुझे जो याद है मैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं। अगर किस्मत फूटी है बीच में एक बार और वो नॉन एबी टाइप निकला तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने को दिखाया गया वैसे ही उसका एक नया केडी सॉल्व करके लाना पड़ेगा, फिर उसमें वो वैल्यूज पुट होंगी। तो ये है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ और उससे रिलेटेड फॉर्मूले या थ्योरी। ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब थ्योरी वाले वो स्ट्रॉन्ग वीक हमें याद होंगे। आंसर वुड बी थर्ड। हमने ओस्वाल्ड लॉ वीक पे लगता है ये पढ़ा है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCOOH वीक एसिड है, और NaNO3 एक सॉल्ट है। ऑल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग में ही लिखे हैं हमने। तो एक ही ऑड में आउट में वीक कंपाउंड फॉर्मिक एसिड वाला ही है आपके पास। अभी हमने ये चीज लिखी थी डिस्कशन में कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सी चीज अननोन है उसके बेसिस पे देखना है कि नेग्लेक्टिंग होनी है या नहीं। अगर इस क्वेश्चन में अल्फा ही पूछा है तो आपको बोला गया था हमेशा अप्रॉक्स वाला यानी स्क्वायर रूट वाला ही लगाना है। बस वो वाला फॉर्मूला सीधे लगा दीजिए, सॉल्विंग हो जाएगी।
तो अल्फा इज रूट ऑफ के डी अपॉन सी, 2 इंटू 10⁻⁵, नीचे है 0.2। अब यहां जरा ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें स्क्वायर रूट आ रही हो, यहाँ पे अक्सर आपके नंबर्स में जो के आएंगे उनमें 10 की पावर चलेंगी साथ में, और क्योंकि ये वीक कंपाउंड के के हैं, इन सबके के काफी छोटे होंगे, हमेशा 10 पावर नेगेटिव में कुछ होगी, -6, 8, 12 ऐसा नेगेटिव पावर में के दिखाएगा आपको। आपको किसी जगह पे अगर रूट लेनी है तो उसमें साइड में कुछ नंबर अगर लिखा दिख रहा हो और 10 की पावर समथिंग वहां पे भी एक नंबर लिखा दिख रहा हो, तो रूट कब लेनी है वो यहां वाला नंबर नहीं डिसाइड करता, रूट तब लेनी है वो यहां वाला नंबर डिसाइड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहां पे 4 लिखा है, आप तुरंत खुशी खुशी हाँ चल 4 की रूट तो 2 हो गई, आगे बताओ। अभी आगे बताओ की बात 4 देखते ही नहीं करनी है। अगर यहाँ 4 के साथ लिखा आया -9 पावर, तो आपका 4 की रूट 2 लिखना ऑलरेडी गलत हो चुका है, क्योंकि आपको 10 की पावर वाले में रूट का मतलब उस पावर को आधा करना था। तो आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा आएगा 4 की रूट 2 और 10 की रूट में -4.5 -4.5 पावर लिखी आ रही हो, वहां पावर वो इंटीजर्स में ही लिखना चाहता है। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे के लिए, पॉइंट या 0 कम ज्यादा करके आप उसे इवन नंबर में या तो -8 बनाते या -10। मैं इसमें एक 0 बढ़ा के इसे 40 करता और ये पावर तब -10 लिखने में आती, और तब मेरे को ऑप्शन समझ में आते कि मेरे को क्या करना है। फिर मुझे इसका एक्यूरेट निकालने की रूट जरूरत ही नहीं है, 40 का रूट 6 पॉइंट समथिंग होगा, वो पॉइंट 1 2 3 4 में जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है। पर ऑप्शन में पक्का क्या ढूंढना है, -5 कौन से ऑप्शन में आ रही है पावर वो देखना है। आयनिक में हमेशा आपको सॉल्विंग किस लेवल तक करनी है वो देखना है, बिना बात एक्स्ट्रा सॉल्विंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करते जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनमें पावर्स का अंतर होगा या वैल्यूज काफी गैप पे होंगी। तो आपको स्क्वायर रूट अगर लेना है तो उस समय पे लेना है जब 10 की पावर इवन नंबर में हो। आगे जाके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में फॉर्मूले पावर स्क्वायर से और आगे वाले भी बनेंगे, जैसे 4s³, तो वहां s³ से s निकालने के लिए क्यूब रूट भी लेना पड़ेगा। अब अगर मैंने आपसे पूछा ओरिजिनली ये लिखा था 4 इंटू 10 की पावर -9, लेकिन क्यूब रूट सॉल्व करनी थी मुझे, तो क्या मुझे 4 का 40 करना है तब? नहीं, 4 की क्यूब रूट 1 पॉइंट समथिंग आती होगी ऐसा लिख के छोड़ दूंगा मैं, लेकिन यहां मुझे फायदा हो चुका है, क्योंकि अगर मुझे क्यूब रूट के नाम पे 1/3 पावर सॉल्व करनी है तो 9 3 का मल्टीपल है, उसको आप -1/-3 पावर में आराम से लिख पाएंगे। तो ये अपने को समझ में खुद से आना चाहिए कि किस जगह पे हम रूट ले रहे हैं। जैसे यहां पे हुआ, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या सिचुएशन बन रही है, 2 इंटू 10⁻⁵ ये के में पुट हुआ अपॉन सी, 0.2 ही था, क्या आया ये सॉल्व होकर, बोलो। ये 10 बार कट रहा है, ये है 10 की पावर -4, जो रूट के बाहर आराम से 10 पावर -2 आ गया। एज्यूम करिए कि ये 2 इंटू 10 पावर -4 दिया होता के, और तब नीचे 0.2 डिवाइड कर रहे होते, तो आपने इसको एक बार पहले 10 काट लिया होता, तो 10 इंटू 10 पावर -4, ये तो 10 पावर -3 हो जाता, तो ऐसे नहीं आती ना, तो 10 इंटू 10 की पावर -4 ही लिखा रहने देते उसको, और क्या बोलते 10 की रूट 3 पॉइंट समथिंग अलग है, -4 की रूट -2 पावर अलग है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिलहाल बढ़िया सा अपने आप अंदर 10 पावर -4 आ रहा है, जिसकी रूट से 10 पावर -2 आया, ये अल्फा आया है। क्वेश्चन में परसेंटेज अल्फा पूछा है, इंटू 100 पे 1% ये आंसर।
नोट के एबीसीडी पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा लिखा था हमने जिसमें अल्फा की डिपेंडेंस सी या वी पे किस तरह से डिपेंड करता है, वो चीज लिखी थी। अल्फा रूट के बाय सी, आपको क्वेश्चन में ए बी दोनों बार ए बी ही है और कंसंट्रेशन बदल रहा है, तो इसको इनवर्सली डायरेक्टली के हिसाब से बोलेंगे तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज रूट ऑफ C2 बाय C1 ऐसा बन जाएगा। परसेंटेज में डायरेक्ट रख दें क्योंकि दूसरी बार भी परसेंटेज में ही पूछा है। 3% अल्फा 1 है, अल्फा 2 निकालना है। C2 बाद वाला 0.1 और ये वाला था 0.9, तो ये 1/9 रूट के बाहर आएगा 1/3 अल्फा 2 3 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 9% आ जाएगा। थ्योरी में आपने वर्ड्स में भी ऐसा ही लिखा है, ऑन डाइल्यूशन वी बढ़ता है कंसंट्रेशन कम होती है, अल्फा बढ़ता है, कंसंट्रेशन कम ही हुई है, कंसंट्रेशन कम होने से अल्फा पहले से बड़ा आना चाहिए था। मोर देन वन करेक्ट के हिसाब से देख लेना एक बार। हर एक को बस आपको तोड़ तोड़ के दिखाना है। पहले कंपाउंड में इस तरीके से कंपाउंड टूटता। आर्रीनियस थ्योरी के पॉइंट्स में एक पॉइंट ये लिखा था, नंबर ऑफ केटायन एंड आयन में भी सेम और डिफरेंट, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो आपने सही तोड़ा किसी कंपाउंड को या आयंस में या नहीं, ये क्रॉस चेक करने का कम से कम एक तरीका ये है कि तोड़ने के बाद टोटल प्लस माइनस इक्वल अपोजिट आ रहा है या नहीं वो देख लें। तो P2Q इस तरह के कंपाउंड में P वाले आयन 2 निकले होते और Q वाला एक ही निकला होता, लेकिन चार्ज में ये बराबर रहे होंगे टोटल में, तो 2P + 1 के और 1Q - 2 का निकला होगा, तो चार्ज में आपके पास टोटल में बराबरी आ रही है।
लेकिन मेरे को इस समय चार्ज से मतलब नहीं है, मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब है। क्योंकि अगर इनमें ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की इक्वेशन बनी होगी तो कैसी बनी होगी, C0 0 ऐसे करके लिखा गया होगा। अगली लाइन में अगर यहां C माइनस एक्स तो यहां 2x और यहां x लिखने में आया होगा, उसी x के बदले तो C अल्फा लिखना है, तो यहां पर 2p प्लस वाली जगह पे 2x या 2c अल्फा आता और इस वाले आयन में x या c अल्फा आता। तो 2c अल्फा क्रिएट तो हुआ है, पर आपको एनायन यानी नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन में 2c अल्फा आते दिखना चाहिए। आपके इस वाले में तो केटायन पॉजिटिव वाले में 2c अल्फा आ रहा है। नेक्स्ट वाले को जब तोड़ते तो एक x वाला और 2y माइनस वाले वहां निकलते और इसमें इस वाले खाने में ही बाद में 2x या 2c अल्फा आ जाता। ए बी वाले में ऑब्वियस ही बात है, दोनों जगह x और x यानी C अल्फा ही क्रिएट होंगे। और फोर्थ में अगर कंपाउंड का नाम है R3S2 तो 2s और 3r इस तरह से आयंस में टूटते हैं। 3r प्लस 2 चार्ज, 2s माइनस 3 चार्ज, और अगेन इनमें 3x या 3c अल्फा और 2x या 2c अल्फा आता। तो दो ऐसे कंपाउंड हैं जहां पे एनायंस हमें 2c अल्फा वैल्यू के मिल रहे हैं। दिमाग में एक रूल को आप ऐसा निकनेम दे सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए देयर इज अ रूल कॉल्ड क्रिस क्रॉस रूल। क्रिस क्रॉस रूल वर्ड का मतलब है किसी भी आयनिक कंपाउंड में केटायन एनायन के जो चार्ज हैं वो क्रिस क्रॉस एक दूसरे के नीचे लिखे होते हैं इन द फॉर्मूला, अगर वो कट ना गए हो तो अगर मैंने किसी भी कंपाउंड का नाम लिया तो आप वहां पे कुछ आयन से अगर फेमिलियर नहीं है तो भी उनका चार्ज की बात समझ में आ जाएगी आपको। जैसे किसी जगह कंपाउंड का नाम लिखा आया Na2SO4 तो इसमें अपने आप समझ में आना चाहिए कि किसका कौन सा चार्ज रहा होगा। Na2SO4 में Na के नीचे जो 2 लिखा है वो क्रिस क्रॉस रूल से SO4 का चार्ज है जो उसके नीचे लिखा हुआ है, तो सल्फेट -2 वाला निकलेगा। और SO4 के नीचे कुछ नहीं लिखा, वो Na प्लस वाला 1 चार्ज है जो SO4 के नीचे नहीं लिखा हुआ दिख रहा आपको। मैंने कहा फेरिक सल्फेट कैसा दिखता, तो फेरिक वर्ड का मतलब होता है Fe+3, सल्फेट वाला -2, ये 3 दो एक दूसरे के नीचे जाते क्रिस क्रॉस रूल में, तो फॉर्मूला कैसा दिखता, Fe2, वो 2 जो सल्फेट ने भेजा है, और SO4 होल थ्राइस, वो SO4 का होल थ्राइस जो फेरिक ने वहां भेजा होगा। तो किसी भी कंपाउंड के डिजाइन से आप क्रिस क्रॉस रूल से वहां आयंस कितने निकलेंगे और किस चार्ज के निकलेंगे वो देख सकते हैं। लास्ट में जाके टोटल प्लस माइनस चार्ज हमेशा इक्वल अपोजिट दिखना चाहिए। पढ़ते पढ़ते ही आपको ये इक्वेशन दिमाग में बनती, अपने आप समझ में आ जाता कि अगर एनायन हम बाद वाले को बोलते हैं तो बाद वाला जब तक कोफिशिएंट 2 वाला नहीं दिखेगा तब तक वो 2x क्रिएट नहीं होगा, तब तक वो 2c अल्फा नहीं आएगा। हमें 2c अल्फा लाना है, यहाँ पे q में 2 नहीं है, यहाँ पे y में 2 हैं, यहाँ पे b में 2 नहीं है, यहाँ पे s में 2 हैं, यही वाले 2 में सॉल्व करने पे आपने देखा 2x या 2c अल्फा क्रिएट हो रहा है इन एनायन। कैटायन वाला पूछता तो फर्स्ट वाला आंसर होता। ए बी टाइप तो दोनों में से किसी पे ट्रू नहीं आ रही, कैटायन कंसंट्रेशन 2c अल्फा तो आंसर 1 बोल देते। अभी एनायन में ये दोनों ट्रू है। क्या करना है, कुछ रटा रटा है ये क्वेश्चन, इसी के लिए वो नोट लिखा है कि अगर नॉन ए बी टाइप होगा तो दोबारा से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ए बी टाइप वाले में तो आप यहां से सीधे ही फॉर्मूले से देख लेते कि इनवर्सली टू रूट सी होता है, तो सी की पावर हाफ अपॉन में आती है, -12 ऊपर आती। वैसा ही मैथ्स आपको AB2 के लिए करके दिखाना पड़ेगा। अगर कंपाउंड का नाम AB2 है तो बोलिए पिछली बार की तरह कैसे तोड़ू आयंस में, ए वाला एक आयन +2 चार्ज, बी वाले 2 निकलेंगे, बी -4, 4 इक्वल अपोजिट आ गया, +2 -2। इक्वेशंस 0 और इक्विलिब्रियम पे बनानी है। कैसे बनेगी, कंसंट्रेशन में बन रही है, इसकी शुरू में कुछ भी मान ली, या वो 1 वाला फंडा नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा मत करिएगा कि सर वहां तो लिखा था नहीं दियो तो 1 मान ले, यहाँ पे सिंबल में चलना है। C00 अगली
C माइनस एक्स, एक्स 2x, और यही x अपॉन सी को हमने अल्फा बोला था, तो C माइनस सी अल्फा और 2C अल्फा, हर x के बदले C अल्फा लिखते चले जाएंगे। आगे सॉल्व करते जाना है, अपने आप आपको आंसर दिखने लगेगा। अगर आप k लिखेंगे तो a वाले पे पावर 1, b माइनस पे आएगा स्क्वायर, और नीचे अगेन एक पावर आएगी। इसमें ये सब कुछ रखना है। a+2 वाले खाने में C अल्फा, अगले वाले में 2C अल्फा पूरे पे स्क्वायर, और नीचे एक C1 माइनस अल्फा। नीचे वाला अल्फा स्मॉल बोल के नेग्लेक्ट कर देना है बाद में। तो आपको एक एक C के टर्म्स कैंसिल होते दिखेंगे बस। K के नाम पे 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक्यूरेट में ऐसा बनेगा। ये 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पूरा साबुत है, एक अल्फा यहां और बच रहा है, 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब। नीचे का अल्फा अब नेग्लेक्ट हो गया, स्मॉल बोला है क्वेश्चन में। तो आपको अल्फा क्यूब का फॉर्मूला k/4C स्क्वायर आता दिखता, और अल्फा इस पूरे पे क्यूब रूट। पावर में पावर लिखने का मतलब होता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाना। तो अल्फा या DOI इनवर्सली में बोलेंगे तो C की पावर 2/3, और क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली टू ऑलरेडी बोला है तो C की पावर -2/3 बोला जाएगा। नॉन AB टाइप के क्वेश्चन लगभग नहीं आएंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक बार दिखा दिया गया। क्वेश्चंस मेजॉरिटी केस में केवल KSP एक ऐसा आर्टिकल है जहां स्क्वायर 4s³ 27s4 108s⁵ सारी स्टोइकोमेट्री के फॉर्मूले वहां यूज में आते हैं। बाकी आर्टिकल्स में AB टाइप ही आता है। तो इस क्वेश्चन में पहले से कुछ रटा रटाया नहीं लिख सकते थे, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता, फिर अल्फा और C में रिलेशन 2/3 पावर वाला दिख जाएगा। सॉल्यूशंस चैप्टर में एक इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आर्टिकल था, जहां पे M1V1 बराबर M2V2 ऐसा एक फॉर्मूला पढ़े थे। याद है ये बात कि पहले की मोलैरिटी पहले का वॉल्यूम, बाद में पानी मिलाने से वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी कम होके आती थी। उसमें एक क्वेश्चन होता था फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, एक क्वेश्चन होता था फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। दोनों में क्या अंतर होता था? फाइनल पूछने पे V2 पे रुकना होता था, वाटर एडेड में V2 V1 का डिफरेंस लेते थे लास्ट में। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी होना है। आपके फॉर्मूले में आप पहले V2 ढूंढ के ला पाओगे कि अगर अल्फा को 2 अल्फा डबल करना है तो वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए। अगर शुरू वाला 200 है तो आप 200 से बाद वाला V2 निकाल पाओगे, लेकिन V2 पे रुकना नहीं है। आपको V2 माइनस V1 जो है उसी को एक्स्ट्रा पानी कितना मिलाया गया होगा वो आंसर को देना है। सिंपल सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अल्फा इज इक्वल टू रूट k/c में C को मोल बाय V लिखने से C पे और V पे दोनों पे अल्फा कैसे डिपेंड कर रखा है? अल्फा रूट C के इनवर्सली
और रूट वी के डायरेक्टली, ऐसे ही तो लिखा था। तो आपका कंपाउंड यहां पे भी ए बी टाइप है। फॉर ए बी टाइप एल्फा रूट के बाई सी, और इस सी को एन बाई वी लिखने का मतलब है एल्फा या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन रूट वी के डायरेक्टली था। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन 3% 9% वाला किया था, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया। वहां आपने बाद वाला सी निकाली थी, सॉरी बाद वाला अल्फा निकाला था, C1 C2 दोनों दिए थे। यहां पे क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों दिए हैं, उससे बाद वाला V2 ढूंढना है। रखवाओ डेटा, क्या क्या रखूं, V1 रेशो में कैसा बोलेंगे पहले ये बताइए। अगर अल्फा रूट वी के डायरेक्टली है तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 रूट V1 बाय V2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसे ही लिखेंगे ना। अब V1 में 200 ml, कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये वेस्ट जाएगा डेटा, 0.1 कहीं नहीं पुट होना है। V2 आप ढूंढना चाह रहे हो, और अल्फा 2 पहले वाले का डबल है, डबल इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोला ही है, तो आपको बाद वाले अल्फा को 2 इंटू अल्फा 1 करके रख देना है। तो अल्फा 1 कट गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उधर से रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए। V2 800, हमारा आंसर 600 हो जाएगा। अगर 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 200 बाई V2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद V2 का आंसर 800 ml आता। वाटर एडेड V2 V1 डिफरेंस को बोलेंगे। ये पुरानी वाली लास्ट स्टेप की थ्योरी यहां पे काम में आ रही है। जैसे M1 V1 M2 V2 बराबर वाला था, वैसे ही नेक्स्ट आर्टिकल में ये हेडिंग में साइड बाय साइड दोनों एनालिसिस आपको दिखाए जा रहे हैं। तो हाफ हाफ पेज पे दोनों आजू बाजू चले, इस हिसाब से बनाइएगा। ये साइड बाय साइड इधर एसिड वाला कैलकुलेशन दिखा रहे हैं और वैसा ही उधर बेस के लिए दिखा रहे हैं। आपको जो पिछली बार ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 फॉर्मूले बनते दिखे, वही तीनों फॉर्मूले दोबारा बना के दिखाए जा रहे हैं। द ओनली डिफरेंस विल बी, जिस जगह के डी लिखा था उस सब जगह के या के बी लिखने में आ जाएगा। अप्रोच सब सेम है। ये एक एसिड लिया HX जो H प्लस X माइनस में टूट रहा है, तो क्या ये ए बी टाइप नहीं है? ए प्लस बी माइनस की तरह ही टूट रहा है। तो दोनों टाइम की इक्वेशन वैसी बन रही है जैसे पहले बना के दिखाई गई थी। C00 बाद में C माइनस एक्स, एक्स और एक्स की जगह C अल्फा लिख दिए। ऐसे यहां पे भी वही होगा, मैं एक्स की जगह सीधे C अल्फा वाली लिख दे रहा हूं। और केवल अंतर ये आया है कि जिसको हम पहले के डी या के आई लिख रहे थे, उसको के या के बी लिखा जा रहा है। नाम से ही वही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उधर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो आगे ये सारे डेटा इसमें पुट होते, तो आपको के ए ऊपर 2 बार C अल्फा, नीचे 1 बार C1 माइनस अल्फा पुट करके वैसे ही आता दिखता जैसा पिछली बार के डिसोसिएशन में था। नेग्लेक्टिंग अप टू 5% का रूल यहां भी वैसे ही रहता। अगर अल्फा नीचे नेग्लेक्ट हो जाता तो आप C अल्फा स्क्वायर सीधे इतना बोल देते, और स्क्वायर रूट के बाद अल्फा रूट ऑफ के बाई सी जैसे पहले था
अभी भी वैसा ही दिखेगा। इनको दोबारा लिखाने का और साइड बाय साइड एक बार एसिड और एक बार बेस के लिए लिखाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि आप आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा जब तक अपना दिमाग खुला नहीं रखेंगे आप अननेसेसरी बहुत सारी जानकारी दिमाग में फीड करते रहोगे। कि अगर किसी ने ऐसा सोचा इस चैप्टर में कि चलो फॉर्मूलों की लिस्ट बना लेते हैं, तो एक्चुअली में जितने फॉर्मूले हैं आपने जितनी जगह फॉर्मूले लिखे होंगे तो जितने याद करने उससे 4 गुना याद करने बैठ जाओगे आप। क्योंकि मैंने के बोल के भी वैसे ही लिखा दिया, फिर के भी बोल के भी लिखा दिया। अंधाधुंध में आप रटे पड़े हो तो वो अननेसेसरली बार बार दिखेंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, केवल सिंबल चेंज हुए हैं। जो ए बी के लिए किया गया था वही ए बी की जगह एच एक्स के लिए किया गया, तो अप्रोच में या फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आया है। ओनली के डी की जगह के लिखा हुआ दिख रहा है। इसी तरह से सेम वही मैथ्स अगर वीक बेस के लिए करी जा रही है, अगर एच एक्स वीक एसिड था की जगह बी ओ एच मैंने एक हाइपोथेटिकल वीक बेस माना, दिस इज नॉट बी फॉर बोरॉन, एबीसीडी वाला बी है ये, तो बी प्लस ओ एच माइनस करके मैंने इसे तोड़ के दिखाया और आपको इसकी आगे वाली मैथ्स भी एज इट इज ही दिखेगी। दोनों बी प्लस ओ एच माइनस वाले आयंस में 2 सी अल्फा ऊपर पुट होते हैं और एक C1 माइनस अल्फा नीचे। तो कार्बन कॉपी सेम फॉर्मूले 1 2 3 यहां भी बन जाएंगे। तो जब भी हम फॉर्मूले याद करते हैं हम उसमें वो सिमेट्री ढूंढने की जरूर कोशिश करें। जहां पे एक ही पैटर्न के फॉर्मूले हैं उनमें जस्ट सिंबल्स का वेरिएशन आ रहा है, तो आप उनमें से किसी एक पैटर्न को याद रख लेते हैं तो चलता है। ओस्वाल्ड लॉ वाले फॉर्मूले याद होंगे तो ये अपने आप याद है ऐसा मानना है। केवल के डी की जगह एसिड है तो के लिखते जाएंगे, बेस है तो के भी लिखते जाएंगे। केवल एक नयापन यहाँ पे ये है कि एसिड बेस के लिए आगे पीएच पीओएच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। तो पीएच का रास्ता H प्लस से जाना है, पीओएच का OH माइनस से जाना है। तो जब आप ए बी लिखे थे तो आपके लिए ए प्लस या केटाइन और बी माइनस या एनायन दोनों बराबर इंपॉर्टेंस के थे, किसी एक से ज्यादा लगाव नहीं था। लेकिन एसिड के लिए H प्लस ज्यादा प्यारा है, बेस के लिए OH माइनस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके फॉर्मूले आप देखें, अगर एसिड के लिए H प्लस कंसंट्रेशन कभी निकालनी पड़ी तो एक तो यहां दिख ही रहा है कि H प्लस के खाने में C इंटू अल्फा आया था, ये हो गया H प्लस का फॉर्मूला। और इसी का दूसरा फॉर्मूला जब बनाना चाहेंगे तो ये 3rd नंबर पे जो अल्फा था इसको जब आप यहां रखते तो आपको इसमें स्क्वायर रूट में C नीचे दिख रहा है और वो इस C को काटेगा तो आधी पावर C की ऊपर बची रह जाएगी और रूट में K भी ऊपर ही है। तो इसी फॉर्मूले की दूसरी शक्ल है स्क्वायर रूट K इंटू C। कैसे बना होगा ये वाला? अल्फा का रूट के बाई सी फॉर्मूला यहां सी अल्फा में रखेंगे तो अपॉन का एक रूट सी इस सी को काट देता और स्क्वायर रूट में के मल्टीप्लाई बाय सी बचा रह जाएगा। अगर मैंने कहा सिमेट्रिकल ही है तो अगली बार उधर OH माइनस का क्या रहा होगा, तो आप इसको रटे हुए हैं तो वो अपने आप लिख पाएंगे। यहां से भी दिख रहा है OH माइनस के खाने में वही आया है C इंटू अल्फा, और ये वाला यहां रखेंगे तो अंडर रूट के बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये एक एक एडिशनल फॉर्मूला बस H प्लस OH माइनस का बनता है। बाद में कभी पीएच पीओएच निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहां तक की सॉल्विंग करें, जो H प्लस आया बस उसी का माइनस लॉग सॉल्व कर देंगे तो पीएच आ जाता। यहां तक OH माइनस का जो आंसर आता माइनस लॉग लेते पीओएच सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी आज तो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं गए हैं, नेक्स्ट टर्न ऑनवर्ड इसमें हर लेक्चर में क्वेश्चन स्टिक लगवा लिया करना याद से, ठीक है ना।